तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि किसने करवाई अतीक अहमद की हत्या, योगी सरकार के मंत्री ने किया खुलासा। योगी मोदी के उड़े होश, अब कई बीजेपी नेताओं को होगी जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तेलंगाना में अमित शाह ने किया ऐलान, सरकार बनी तो खत्म करेंगे मुसलमानों का आरक्षण। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि 3 तलाक कानून को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुसलमान, याचिका डालकर कानून को खत्म करने की है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आतंकियों ने की है अतीक अहमद की हत्या, यूपी की कानूनी व्यवस्था पर ओवैसी ने उठाए सवाल, योगी पर लगाया है अतीक अहमद की हत्या का ओवैसी ने आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हापुड़ में सड़क पर नमाज पढ़ने के मामले में यूपी पुलिस ने 250 नमाजियों के खिलाफ एफआईआर की दर्ज, मुसलमानों में भारी गुस्सा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसने करवाई है अतीक अहमद की हत्या, योगी के मंत्री ने किया खुलासा, मोदी अमित शाह के उड़े होश। जय दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने सनसनीखेज खुलासा किया है, जिससे योगी मोदी के भी होश उड़ गए हैं और कई बीजेपी नेताओं की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी नेता धर्मपाल सिंह ने कहा है कि अतीक और उनके भाई अशरफ की हत्या विपक्ष ने कराई है। इसका कारण बताते हुए मंत्री ने कहा है कि क्योंकि विपक्ष के कई राज उसके पास थे, इसलिए विपक्ष ने अतीक अहमद की हत्या करा दी। बीते शनिवार को अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की मेडिकल के लिए ले जाते समय 3 हमलावरों ने हत्या कर दी थी। वहीं आपको बता दें लेकिन विपक्ष और उनके परिवार वाले लगातार योगी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि योगी सरकार के एक मंत्री और 2 आईपीएस अधिकारियों ने अतीक अहमद की हत्या करवाई है और विपक्ष लगातार अतीक अहमद की हत्या में बीजेपी नेताओं का हाथ बता रहे हैं। लेकिन बीजेपी नेता ने यह खुलासा किया है कि अतीक अहमद की हत्या विपक्ष ने कराई है। आपकी क्या राय है दोस्तों, इस खबर हमें कमेंट बताएं कि अतीक अहमद की हत्या बीजेपी सरकार ने कराई है या फिर विपक्ष ने। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेलंगाना में अमित शाह ने किया ऐलान, सत्ता में आए तो खत्म करेंगे मुस्लिम आरक्षण। जय दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने मुसलमानों के खिलाफ बड़ा ऐलान आज तेलंगाना में किया है। दरअसल आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर देगी। रविवार को हैदराबाद के करीब चिब्बेल्ला में आयोजित विजय संकल्प सभा में ये बातें अमित शाह ने की हैं। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा के चुनाव है। यहाँ चुनाव प्रचार के बाद अमित शाह तेलंगाना पहुंचे थे। गौर करने वाली बात है कि कर्नाटक में भाजपा की बसवराज मुंबई सरकार ने हाल ही में प्रदेश में मुसलमानों को मिलने वाले 4% आरक्षण को खत्म कर दिया था। इस आरक्षण को बोकलिंगा और लिंगायत समुदाय को दे दिया गया था। वहीं आपको बता दें कि इस फैसले का मुसलमानों ने काफी विरोध किया था, लेकिन अब अमित शाह ने तेलंगाना में यही ऐलान किया है कि अगर तेलंगाना में भी हमारी सरकार बनती है तो यहाँ पर मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के हापुड़ में ईद की नमाज सड़क पर पढ़ने पर 200 मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज। जय दोस्तों आपको बता दें कि ईद के मौके पर यूपी के हापुड़ में ईद की नमाज सड़क पर पढ़ने पर मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर 1-2 नहीं बल्कि 250 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ में ईद के मौके पर लोगों ने सड़क पर नमाज पढ़ी थी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया, जिसके चलते हुए इंतजामिया कमेटी के सदस्य और 250 मुसलमानों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद मुस्लिम समाज के लोगों में काफी गुस्सा है, जिसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है और पुलिस ने मुस्लिम आबादी में गश्त बढ़ा दी है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को देश भर में ईद का त्यौहार मनाया गया था। ईद उल फित्र के पावन मौके पर मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा कर अल्लाह का शुक्र अदा किया। वहीं प्रदेश के हापुड़ में सड़क पर नमाज अदा करने की मनाही के बाद भी लोगों ने सड़क पर नमाज अदा की। ईद के दिन सुबह करीब 5:30 बजे नमाज शुरू होते ही काफी संख्या में लोग धारा 144 का उल्लंघन कर ईद के बाहर ईद की नमाज पढ़ने लगे। लेकिन आपको बता दें कि जगह ना होने के कारण मुसलमानों ने ईद की नमाज सड़कों पर पढ़ी, लेकिन अब योगी सरकार ने 250 नमाजियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। तो ये कितनी बड़ी गलती योगी सरकार ने की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आतंकियों ने की अतीक अहमद की हत्या, यूपी की कानूनी व्यवस्था पर ओवैसी ने उठाए सवाल। जब दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर यूपी की कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए योगी सरकार पर हमला किया है। सहारनपुर में सीएम योगी के नो कर्फ्यू नो दंगा यूपी में सब चंगा वाले बयान पर ओवैसी ने कहा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 2007 से
लेकर 2021 के दौरान 35,000 कन्फ्यूजन दंगे हुए हैं। ओवैसी ने कहा कि जो है पुलिस की कस्टडी में 2 कैदियों की मौत हुई वो आपकी नाकामी है। आगे ओवैसी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कौन कर रहे हैं, जो आरएसएस से ताल्लुक़ रखते हैं, जो गांधी नेहरू पटेल से प्यार करते हैं, वो इस तरह की बातें नहीं करते हैं। अतीक अहमद की हत्या पर ओवैसी ने बोलते हुए कहा है कि अतीक अहमद की जो हत्या की गई है वो एक टेरर मॉड्यूल है और आतंकियों ने अतीक अहमद की हत्या की है। उन्होंने कहा है कि जो दिल्ली और यूपी में सरकार है वह जब तक टेरर मॉड्यूल को ख़त्म नहीं करेगी तब तक इस तरह की घटना होती रहेंगी। ओवैसी ने साफ बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि बीजेपी ने ही अतीक अहमद की हत्या कराई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 3 तलाक कानून को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका। जब दोस्तों आपको बता दें कि ट्रिपल तलाक कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट नवंबर में सुनवाई करेगा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मुस्लिम महिलाओं अधिनियम 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नवंबर 2023 में सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मुस्लिम महिलाओं के विवाह पर अधिकारियों का संरक्षण एक्ट 2019 की वैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए तैयार है, लेकिन सुनवाई इस महीने नहीं बल्कि नवंबर में होगी। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक कानून को लागू किया था और 3 तलाक कानून के तहत कई तरह के जुर्माने भी लगाए गए थे, जिससे मुस्लिम समाज नाराज है और मुस्लिम समाज ने 3 तलाक कानून को खत्म करने की मांग की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी। कुल 2613 प्रत्याशी मैदान में। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शामिल उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी हो गई है। विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। बीजेपी से 224 उम्मीदवार हैं, तो वही कांग्रेस से 223 और आम आदमी पार्टी से 209 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके अलावा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राज्य दल बसपा से 133, सीपीआईएम से 4, जेडीएस से 207, एनपीपी से 2, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल से 693 और निर्दलीय 918 उम्मीदवार हैं। इस तरह कुल 2613 प्रत्याशी कर्नाटक में मैदान में है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। खबर की ओर तो सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य पर उत्तर प्रदेश में एक और केस हुआ दर्ज। भगवान राम पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। जब दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ रायबरेली की कोतवाली पुलिस में एक वीडियो के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें कथित तौर पर उन्हें भगवान राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए दिखाया गया है। मौर्य के खिलाफ इस साल दर्ज की गई ये 4थी एफआईआर है। वीडियो में मौर्य को कहते हुए सुना जा सकता है कि जब मिले मुलायम और काशीराम तो भीड़ में उड़ गए जय श्री राम। वहीं आपको बता दें कि उनके इसी नारे पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता मरुत त्रिपाठी ने मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिक हिंसा उनके इस बयान से फैल सकती है, इसलिए मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और कार्रवाई की जाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की दूसरी सूची। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 42 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। लिस्ट में एमबी पाटिल को बालेश्वर, दिनेश गुड्डू राव को गांधीनगर, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए एमएलसी पुतन्ना को राजाजी नगर और पूर्व केंद्रीय मंत्री के.एच. मुनियप्पा को देवनहल्ली से कांग्रेस ने टिकट दिया है। इसके अलावा मंगलौर से यूटी अब्दुल कादिर अली फरीद और मुंगेर से टीडी राजगौड़ा, शिवाजी नगर से रिजवान इरशाद और विजयनगर से एम कृष्ण मप्पा और बेल्लारी आरक्षित सीट से नागेंद्र को टिकट दिया गया है। इससे पहले कांग्रेस ने 25 मार्च को 124 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इस सूची के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने दूसरी सूची जारी की है, जिसमें 42 उम्मीदवारों की घोषणा की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में इस बार बन रही है और ओपिनियन पोलों में भी लगातार कांग्रेस को रुझान मिल रहा है, जिससे बीजेपी सदमे में है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो किताबों से मुगलों का इतिहास हटाने पर नाराज हुए महात्मा गांधी के पोते बोले बापू की असल पहचान है, बीजेपी आरएसएस को हमेशा किया परेशान। जय दोस्तों आपको बता दें कि एनसीईआरटी की नई किताबों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़े कई अहम तथ्य हटाने पर लेखक और महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी की असली पहचान और विरासत ने बीजेपी आरएसएस को हमेशा परेशान किया है। तुषार गांधी ने कहा है कि एनसीईआरटी की किताबों से महात्मा गांधी से जुड़े तथ्य हटाए जाने से उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ है, लेकिन मुझे इस बात की चिंता हुई है कि इस तरह के और प्रयास किए जाएंगे। द इंडियन एक्सप्रेस से
से बात करते हुए तुषार गांधी ने कहा है कि इन चैप्टर से संघ परिवार के गलत सूचना के अभियान को बढ़ावा मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि गांधी के पोते ने भी इसका विरोध किया है कि महात्मा गांधी और जो मुगलों का इतिहास किताबों से हटाया जा रहा है वो गलत है।